अरे छोटी बहू कहाँ मर गई? अब क्या चाय नाश्ता लंच के टाइम पर लाएगी? जी 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 मम्मी जी लाई। अपनी सास कुंती देवी की आवाज सुनकर सोनिया हड़बड़ा जाती है और हड़बड़ाहट में चाय की ट्रे उठाकर ले जाने लगती है। तभी उसकी जेठानी अनीता उससे कहती है, अरे आराम से सोनिया, इतनी हड़बड़ाहट करेगी तो गरम गरम चाय तुझ पर ही गिर जाएगी। सोनिया डाइनिंग टेबल पर चाय लेकर पहुंची तो उसकी सास चाय पीते ही, ये भी भला कोई चाय है? अरे 2 दिन तुझसे प्यार से बात क्या कर ली, तू तो सर पर ही चढ़ गई हमारे। नहीं नहीं माँ जी, आप गलत सोच रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सोनिया, माँ से जुबान लड़ाते हुए तुझे शर्म नहीं आती? अभी के अभी मेरी माँ से माफी मांगो। आई एम सॉरी सासू माँ जी। बेचारी सोनिया की शादी को अभी कुछ ही दिन हुए थे और अपने ससुराल वालों का ऐसा रवैया देखकर सोनिया किचन में जाकर रोने लगती है। क्यों रो रो कर अपना कलेजा जलाती है सोनिया? अरे ये लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने मेरे शगुन पर चढ़ाया हुआ सारा सामान तक मुझसे वापस ले लिया। कुछ देर बाद सास छोटी बहू को अपने कमरे में बुलाती है। सोनिया बहू, तू जो भी गहने अपनी माँ के घर से लाई है वो सब मुझे दे दे। कहीं इधर उधर हो गया तो, और जब भी तुझे पहनने हो मुझसे मांग लेना। ये लीजिए माँ जी। और आपका वो 9 लाख का हार वो कहाँ है? वो मेरी माँ का है, उन्होंने बड़े मन से मुझे दिया था, इसलिए वो मैंने अपने पास ही रख लिया। अच्छा, जरा मुझे भी तो दिखाइए वो हार, भला मैं उसे खा थोड़ी ना जाऊंगी। वाओ, ये मुझ पे कितना अच्छा लग रहा है ना। अब तो मैं ही इसे पहनूंगी। देखना माँ, मेरी ननद की शादी में सब मुझे ही देखेंगे। लेकिन भाभी को इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? इसे क्या प्रॉब्लम होगी, ननद भी तो बहन ही होती है। क्यों सोनिया? जी माँ जी। कुंती देवी अपनी बहू के सारे गहने ले लेती है और 9 लाख का हार अपनी बेटी को दे देती है और बेचारी सोनिया के पास अब कुछ नहीं बचता। साथ ही अब घर में 2 बहुओं के होने से कुंती देवी नौकरानी की भी छुट्टी कर देती है। एक रोज सोनिया का पति उससे, सोनिया, तुम इतनी महंगी साड़ियां घर पर क्यों पहनती हो? इन्हें शादी ब्याह के लिए रख दो। घर पर कुछ हल्के और सस्ते कपड़े ही पहना करो। जी मेरे पास हल्की साड़ी नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं कल बाजार से जाकर ले लूंगी। इसकी कोई जरूरत नहीं है। माँ के पास कुछ पुरानी साड़ियां हैं, तुम वही ले लेना। बस हर वक्त खर्चा करवाने का ही सोचा कर। आते ही मत्था खराब कर दिया ना बेचारे का। पर इसे क्या, इन महारानियों को तो बस अपने शौक पूरे करने होते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। एक रोज अनीता सोनिया से, सोनिया, तुम दोनों की नई नई शादी हुई है तो मैं सोच रही थी कि तुम दोनों कहीं घूमाओ, क्या पता वहां भौतिक तुम्हें समझने लगे। अनीता शाम को अपने पति से उनके हनीमून के बारे में बात करती है। कोई जरूरत नहीं है, ये सब बेकार के चोचले हैं। हम कौन सा अपने हनीमून पर गए थे। बेचारी अनीता और सोनिया खाना बनाते बनाते अपनी किस्मत को कोस रही थी कि तभी उनका देवर वंश वहां आ जाता है। अब मुझे आप दोनों से जरूरी बात करनी है। वो क्या ना भाभी, मुझे एक लड़की बहुत पसंद है। तो भूल जाओ उसे। तू तो देख ही रहा है ना हमारी हालत, फिर क्यों उस बेचारी की जिंदगी खराब कर रहा है? भाभी, उसे सब पता है, लेकिन फिर भी वो मुझसे शादी करके इस घर में आना चाहती है। वंश वहां से चला जाता है और अपनी माँ से कहता है, माँ ये क्या है? बेचारी दोनों भाभियां सारा दिन कोल्हों के बैल की तरह किचन में पिसती रहती हैं। मैं तो अपनी बीवी के साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। आया बड़ा उनकी तरफदारी करने वाला, और क्या कमी है उन्हें इस घर में? कुंती, मुझे तो लगता है अब इसके पैरों में बेड़ियां डालने का समय आ गया है। मैं कल ही अपने दोस्त सुभाष की बेटी से इसके रिश्ते की बात करता हूँ। इससे पहले कि वो वंश की शादी कहीं और करवाते, वंश कनिका से कोर्ट मैरिज कर उसे अपने घर ले आता है। कनिका पेशे से वकील थी। वाह, कितनी सुंदर बहू लाया है, साक्षात माँ लक्ष्मी का रूप लग रही है। हाँ, ये पूरी सोने के गहनों से जो लदी हुई है। कुंती उन दोनों का स्वागत करती है। वो अपने कमरे में चली जाती है। उसके जाते ही कुंती अपनी दोनों बहुओं से कहती है, ये तुम दोनों ने क्या नौकरानियों जैसी साड़ी पहनी है? जाओ जरा भारी साड़ी पहनो। अरे अब अमीर घर की बहू हमारे घर में आई है। और आप सुनो जी, जल्दी से काम वाली को फोन कर बुला लो। नई बहू को लगना चाहिए ना हम भी अमीर घर से हैं। अगले दिन कनिका हाथ में लैपटॉप लेकर हॉल में बैठ जाती है और अपने पति को आवाज देते हुए कहती है, वंश डार्लिंग, मेरे लिए कप कॉफी तो लाना। तुम इसके रंग ढंग देख रही हो कुंती? ये तो हमारे सर पर चढ़ जाएगी। अरे एक बार इसके सारे पैसे हड़प लें, फिर लात मार कर निकालेंगे इसे इस घर से। फिर वो कनिका के पास जाकर कहती है, वाह बहू, अपने काम को लेकर कितनी वफादार है तू। शादी के अगले दिन से ही काम पर जुट गई। क्यों माँ जी, जब लड़के शादी के बाद ही काम पर जा सकते हैं तो लड़कियां क्यों नहीं? अच्छा, वो तेरे माँ बाप नहीं आए? और क्या करते हैं वो? मेरा मतलब है बिजनेस, नौकरी। बस आते ही होंगे। अरे दोनों भाभियों, आप वहां क्यों खड़ी हैं? आइए ना।
कुछ देर बाद कनिका के मम्मी पापा वहाँ आते हैं। अब कनिका और उसके माता पिता दोनों ही उस घर में रहकर कुंती देवी पर अपना हुक्म चलाते हैं। इसके बाद तो कुंती देवी किचन में ही काम करती रहती है। माँ जी, हम आपकी मदद करवा दे? अरे नहीं, मरवाएगी क्या, तुम दोनों जाओ और अपने कमरे में आराम करो। कुछ देर बाद सब लोग आ जाइए, खाना लग गया है। देवरानी जेठानी को यकीन नहीं हो रहा था कि वो अपने ससुराल का वो रूप देख रही थी जिसका उन्होंने बस सपना ही देखा था। महीना पूरा होने के बाद कनिका के पापा वहाँ से जाने लगते हैं। समधन जी, मुझे अब पूरा यकीन हो गया है कि आप मेरी बेटी का पूरा ख्याल रखेंगी। अब मैं निश्चिंत होकर यहाँ से जा सकता हूँ। इतना कहते ही वो वहाँ से चले गए, जिसके बाद कुंती देवी फिर से अपने असली रूप में आ गई। अनीता बहू, तुम तीनों जल्दी से जाकर किचन में हम सबके लिए खाना बनाओ। ये आप क्या कह रही हैं मम्मी जी? तभी वहाँ कनिका के पापा आ जाते हैं। अच्छा, तो ये सच था आपका? बहुओं के साथ ऐसा व्यवहार करते हो आप? अभी बताती हूँ आपको। पुलिस दरवाजे पर ही खड़ी है। नहीं नहीं कनिका, इन सबको माफ कर दो। हाँ कनिका, इन्हें माफ कर दो प्लीज। ये देखिए, आपने जिनके साथ इतना बुरा किया, आज वही आपको बचा रही हैं। हमारे साथ यही होना चाहिए बहू, हमें हमारे किए की सजा मिलनी ही चाहिए। माँ, आप लोगों को अपनी गलती का एहसास हो गया, यही काफी है। हाँ माँ जी, ये सब आप लोगों को सबक सिखाने के लिए था, और अब आप सबको अपनी गलती का एहसास हो गया, यही काफी है। बस फिर क्या था, कनिका के आने के बाद सब के सब सुधर गए। अब इस ससुराल का एक अलग ही रंग था। उस दिन के बाद से उस घर में औरतों पर अत्याचार बंद हो गया और सभी खुशी खुशी एक साथ रहने लगे। रोशनी की शादी दीपक के साथ 6 महीने पहले ही हुई थी। जिस तरह हर लड़की ना जाने कितने अरमान लेकर ससुराल आती है, वैसे ही रोशनी भी आई थी। रोशनी बहू, कितनी रोटियां सेक रही है? देख, 3 तेरे ससुर जी की, 3 सुनील की, और मुझे तो कम भूख है, मेरी 2 सेक दे। बाकी अपनी देख ले, तू भी वैसे 2 रोटी ही खाएगी। अरे हाँ, याद आया, 2 रोटी सुबह की बची हुई है, मैं और तू एक एक वो ले लेंगे तो 8 रोटी बहुत रहेंगी। कैसे घर में आ गई, जब देखो रोटियां गिनती रहती हैं। मेरा तो दिमाग खराब किया हुआ है। माँ, 6 महीने में इतनी कमजोर हो गई है आपकी बेटी। सासू माँ जब देखो रोटियां गिनती रहती है और हर वक्त टोकती रहती हैं। रोशनी बेटा, कोई बात नहीं, अपनी सास की बातों को दिल पर मत लगा। तू बस अपनी अच्छी बहू होने का फर्ज निभा। बाकी हर किसी की अपनी आदत होती है बोलने की, हम दूसरों को नहीं बदल सकते, खुद को ही बदल लो। तू चुप रहा कर, बोलने दिया कर जो भी बोले। रोशनी अपने काम में लग जाती है। अगले दिन, ये क्या रोशनी, तूने अभी तो दीपक के लिए चाय बनाई थी, अब दोबारा क्यों बना रही है? फ्राई पैन में बची हुई चाय रखी तो है, वही पी लेती। माँ जी, चाय थोड़ी देर भी पड़ी रहे तो उसका स्वाद बदल जाता है, और मुझे ताजी चाय पीने की आदत है। तो ये चाय मुझे दे दे, इतनी महंगी चीनी पत्ती दूध वाली चाय है। माँ जी, सिर्फ 2 घूंटी तो है, ये क्या पियोगे? मैं ताजी बना रही हूँ, पी लो। नहीं, तू ये 2 घूंटी दे दे, मुझे बहुत है। सच में ऐसी कंजूस सास मैंने आज तक नहीं देखी। कुछ कहा तुमने रोशनी? नहीं माँ जी, मैं तो बस गीत गुनगुना रही थी। 100 साल जियो हमारी सासू जी, हमको लागत माँ से प्यारी सासू जी। 1 मिनट माँ जी, मैं अभी आई। क्या हुआ? चाय चढ़ाकर बाथरूम में कहाँ भाग रही है? रोशनी जैसे ही बाथरूम में जाती है उसे उल्टियाँ होने लगती हैं। थोड़ी देर बाद वो बाथरूम से बाहर आती है। क्या हुआ? सारी चाय सूख गई, इतनी देर लगा दी। पता नहीं माँ जी, कल से थोड़ा जी मिचला रहा था, उल्टियाँ हो गई। अरे, बदहजमी हो गई होगी, जा नींबू चाट ले, ठीक हो जाएगा। पर बदहजमी कैसे माँ जी, मैंने तो कुछ खाया ही नहीं। रोशनी कमरे में आकर अपनी माँ को फोन लगाती है। माँ, क्या करूँ फिर, आप ही बताओ, जाऊँ फिर डॉक्टर के पास या अभी रुक जाऊँ? 1 दिन और देख ले बेटा, नहीं तो एक काम कर, दीपक से प्रेगनेंसी टेस्ट करने वाली किट मंगवा लेना, हो सकता है तुझे दिन चढ़ गए हो। ठीक है माँ, कल तक देखती हूँ। रोशनी को शरीर में कमजोरी महसूस होने लगती है। तभी, क्या बात है रोशनी, इतने छोले चावल किसके लिए बनाए थे जब खाने नहीं थे? ये लोग तो सुबह लंच ले गए, उसके बाद वैसे के वैसे ही पतीले रखे हैं, जब नहीं खाने थे तो बनाए क्यों? माँ जी, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, थोड़ी देर बाद खा लूंगी। अब रात को कुछ नहीं बनाना, यही पूरा हो जाएगा, समझी? कमला अपने कमरे में चली गई। रात में, रोशनी, ये कुकर में क्या बनाने की तैयारी है? छोले चावल रखे तो हैं, वही गर्म कर लेंगे। माँ जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए थोड़ी सी धुली मूंग की दाल की खिचड़ी बना रही थी। छोले रात में भारी हो जाएंगे मुझे। ये सही है, 2 उल्टी आई नहीं कि ढीले पड़ जाओ, बस चौथाई मुट्ठी बनाना अपने लिए। हम तीनों तो सुबह वाले छोले चावल ही खा लेंगे, इतनी महंगाई है भाई। बेचारी रोशनी पहले ही तबीयत खराब से परेशान थी, ऊपर से कमला की कंजूसी। अगले दिन रोशनी को फिर उल्टियाँ होने लगती हैं। वो दीपक को बताती है। वो प्रेगनेंसी टेस्ट किट ले आता है। रोशनी चेक करती है। दीपक, मैं माँ बनने वाली हूँ।
क्या? ये तो बहुत ही खुशी की बात है रोशनी, मैं आज बहुत खुश हूँ। क्या तू माँ बनने वाली है? चल ठीक है, अब थोड़ी बचत करनी शुरू कर दे, आगे 2 से 3 हो जाओगे तो खर्चे बढ़ जाएंगे। माँ जी, मैं दीपक के साथ डॉक्टर के पास होकर आती हूँ। अरे उसे क्यों परेशान कर रही है, उसे काम पर जाने दे, मेरे साथ चलना। दीपक काम पर चला जाता है। रोशनी कमला के साथ डॉक्टर के पास जाती है। मैंने रोशनी का चेकअप कर लिया है, सब कुछ ठीक है, बस अपने खान पान का ध्यान रखना और कोई भी चिंता फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ये कुछ ताकत की दवाइयाँ और टॉनिक लेने हैं। कितनी फीस हुई डॉक्टर? जी 1500 रुपए। क्या 1500 रुपए? ये कुछ ज्यादा नहीं है? और दवाइयाँ अलग खरीदो। माँ जी अभी तो दो, घर जाकर सुना लेना। अब इतने पैसे यहाँ लग गए, दवाइयाँ भी 1200 की आ गई। अब ऑटो के 80 रुपए नहीं दूंगी, पैदल चल ले। पैदल चलना गर्भवती के लिए अच्छा होता है। कहाँ फंस गई मैं इन जैसी कंजूस के साथ। कमला और रोशनी घर आ जाते हैं। अब रोशनी गर्भवती थी तो उसे ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत थी, पर कमला की कंजूस आदत से वो कैसे पीछा छुड़ाती। एक दिन, रोशनी, ओ रोशनी, कहाँ है? माँ जी बाहर हूँ, ये दशहरी आम वाला भैया आया हुआ है, वही ले रही हूँ। ओ भैया, क्या भाव दे रहा है? अम्मा जी 70 रुपए किलो दिए हैं 2 किलो के। तुम 60 रुपए दे देना, बोनी का टाइम है। अरे क्या लूट मचा रखी है, औरतें देखकर भाव बढ़ा दिए। और ये आम तो हैं भी बिल्कुल बेकार पिलपिले से। पर माँ जी मेरा आम खाने का बहुत मन था। अच्छा तुझे आम खाना है, ये ले भैया 5 रुपए, ला एक आम दे दे। क्या अम्मा जी है इतनी कंजूसी, सिर्फ एक आम? तो क्या पूरा ठेला खरीद लूं? ला मुफ्त में दे, एक आम देगा, बड़ा आया बात करता है, चल जा यहाँ से। रोशनी गुस्से में घर के भीतर आ जाती है और अपने कमरे में चली जाती है और सारी बात अपनी माँ को बताती है। अब तुम ही बताओ माँ, इतनी कंजूसी, वो भी आम खरीदने में। मेरा इतना मन था आम खाने का। कोई बात नहीं, तो दीपक को बोल देना, वो शाम को लेता आएगा। उसी शाम रोशनी के ससुर रोशनी के लिए कुछ सामान लाते। कमला, ये देसी घी और थोड़ा ड्राई फ्रूट, बादाम, काजू वगैरह लाया हूँ। रोशनी बहू को 9वां महीना लग गया है ना, उसे कुछ न कुछ खिलाती रहा करो। अरे आप भी ना, इतना देसी घी और ड्राई फ्रूट क्या करना था, थोड़े बहुत ही ले आते, बेकार की फिजूल खर्ची करते हो। लाओ दो, अच्छा मैं रसोई में रख देती हूँ। कमला सारे ड्राई फ्रूट और घी छुपा कर रख देती है। अरे इतने महंगे बादाम काजू थोड़े दे दूंगी, सारे खा जाएगी। ये घी भी एक कड़छी निकाल लेती हूँ, 1 हफ्ता तो चली जाएगा, बाकी छुपा देती हूँ। रोशनी को कुछ समझ नहीं थी, माँ से वो इतनी बात फोन पर नहीं कर पाती थी। एक दिन, माँ जी पता नहीं मेरे हाथ पैरों में सूजन बढ़ती जा रही है, क्या मैं डॉक्टर को दिखाऊं? अरे ये छोटी छोटी बातों के लिए रोजाना डॉक्टर की फीस बनाते रहो। ये सूजन से कोई डरने वाली बात नहीं होती, ये तो गर्भावस्था में मामूली बात है। कमला के मना करने पर रोशनी हॉस्पिटल की विजिट के लिए भी नहीं जाती। एक शाम, रोशनी क्या हुआ? आंखें खोलो रोशनी। माँ, बाबूजी जल्दी आओ, रोशनी बेहोश हो गई है। अरे बिस्तर पर लिटा दे, थोड़ा पानी के छींटे डाल, आ जाएगा होश। दीपक कोशिश करता है पर रोशनी होश में नहीं आती। वो रोशनी को हॉस्पिटल लेकर भागता है। डॉक्टर वहाँ रोशनी का चेकअप करती है। ये क्या हाल बना दिया है आपने रोशनी का? आपको पता भी है रोशनी का बीपी कितना बढ़ा हुआ है? और इनकी तो अपॉइंटमेंट थी 15 दिन पहले की, वो भी मिस की हुई है। आपकी इतनी बड़ी लापरवाही से रोशनी की जान भी जा सकती है। माँ, आपको पता था ना रोशनी को डॉक्टर के पास आना है? कमला घबरा चुकी थी, उससे बड़ी गलती हो चुकी थी। कमला, अब तो शर्म करो, इतनी कंजूसी, तुम अपनी ही बहू के साथ ये व्यवहार करोगी? मुझे नहीं पता था, वो तुम्हें माँ कहती है, उसने अपना मायका छोड़ हमारे घर को अपनाया है। अगर बहू या बच्चे को कुछ हो गया तो ऐसा ना हो सारी जिंदगी तुम्हें पछताना पड़े। माँ, अगर आपको मेरे और रोशनी के रहने से कोई परेशानी है, बस एक बार रोशनी ठीक हो जाए, मेरा बच्चा सकुशल दुनिया में आ जाए, फिर मैं अपनी पत्नी और बच्चे को लेकर हमेशा के लिए चला जाऊंगा। नहीं नहीं दीपक, मुझे माफ कर दे बेटा, मेरी आंखों पर कंजूसी की पट्टी बंधी थी, मैंने सही को गलत नहीं समझा। दीपक के पापा, आप भी मुझे माफ कर दो। मैं एक ऐसी सास हूँ जिसने अपनी ही बहू को मौत के मुंह में धकेल दिया। भगवान मुझे क्षमा कर दो। कमला रोने लगती है, तभी डॉक्टर आ जाती हैं। बधाई हो, बेटा हुआ है, माँ और बच्चा दोनों ठीक हैं। सब लोग बहुत खुश होते हैं। घर आने के कुछ दिन बाद दीपक रोशनी से कहीं और चलकर रहने के लिए कहता है, पर रोशनी मना कर देती है। दीपक, माँ जी को छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी, वो मेरी माँ है, मैं उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। कमला ये सब सुन लेती है। रोशनी बहू, मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ इतना गलत किया, फिर भी आज तू मेरी परवाह कर रही है। नहीं माँ, माफी मत मांगो, बस अपना आशीर्वाद दो। उस दिन से कमला का व्यवहार सबके प्रति बहुत बदल जाता है, जिसको देखकर परिवार में सब बहुत खुश होते हैं।